नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वात्सल्याज में। मैं आदित्य। आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं बीपीएससी यूपीपीसीएस उसको बेस बनाकर पूर्वावलोकन घटना चक्र 2021 में सेकंड जो है वो भारतीय इतिहास उसे लेकर के आया हूँ। इस पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे, बेहतर तरीके से चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो पर डे ये बीपीएससी सीरीज के नाम से इसे मैंने लॉन्च किया है। जो बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनसे हम अवगत होंगे। इसका एक प्रोसेस ये चलेगा कि फर्स्ट क्लास जो होगी वो उस टॉपिक को डील करेंगे, उस टॉपिक को समझेंगे। देन आफ्टर आई हैव टू डू द प्रैक्टिस। ओके, फिर हम लोग उसमें प्रैक्टिस करेंगे सेकेंड क्लास में, उसके सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। इसी प्रकार से प्रत्येक टॉपिक का प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चंस आया है, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, बीपीएससी, आरपीएससी, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी, सारे क्वेश्चंस को लेंगे और चीज़ों को समझते हुए टॉपिक वाइज चीज़ों को अध्ययन करते हुए चलेंगे और मैपिंग भी साथ में करते हुए चलेंगे। ठीक है, मैप के माध्यम से पढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादातर याद रहती हैं हिस्ट्री में। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए क्लास को आगे बढ़ाना चाहूँगा प्यारे मित्रों। तो आइए चलते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो है आपका पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल को हम लोग पढ़ेंगे। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में, पाषाण काल के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा आप लोगों को। जो पाषाण काल है, इसका पाषाण का अर्थ होता है प्रस्तर। प्रस्तर, प्रस्तर का अर्थ है पत्थर, यानी पत्थर का काल। पाषाण काल को यूँ कहें हम पत्थर का काल या प्रस्तर का काल, प्रस्तर युग। ठीक है, तो आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है पाषाण काल। तो पाषाण काल को समझने से पहले, क्योंकि हम लोग इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, तो इतिहास क्या है थोड़ा इसे समझ लें। इतिहास का पार्टीशन किस प्रकार से हुआ, फिर जो प्राचीन काल है उसका काल विभाजन किस प्रकार से हुआ, ये इसके पश्चात आता है आपका प्राचीन काल का जो काल विभाजन है उसे वृहद संदर्भ में दो भागों में बांटा गया। एक है आपका ऐतिहासिक काल और दूसरा है प्रागैतिहासिक काल, यानी हिस्टोरिकल एज और प्री हिस्टोरिकल एज। Prehistorical age is that when we have the only archaeological evidences available, we can say prehistorical age. But when we have for a study literary evidence also available with archaeological evidences, then we can say हिस्टोरिकल एज। ओके, और हम उसे पढ़ भी सकें। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रागैतिहासिक काल क्या है। प्रागैतिहासिक काल वह काल है, दो भागों में बांटा गया इतिहास को। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हो, साहित्यिक साक्ष्य ना हो, वो प्रागैतिहासिक काल है। और जिस काल के अध्ययन में साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध हो, वो क्या कहलाएगा आपका ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। तो अभी हमने आपको बताया कि इतिहास का काल विभाजन, तो इतिहास क्या है, वर्तमान और अतीत के बीच, आज और बीते हुए कल के बीच संवाद का नाम है। इतिहास का काल विभाजन हमने आपको बताया था प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल में। इससे पहले एक क्लास ली थी आज 3 सितंबर को मॉर्निंग 10 AM पे, मॉर्निंग 10 पे यानी 10 बजे हमने क्लास ली थी। उस पर हमने आपको बेसिक चीज़ें बताई, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री का काल विभाजन का आधार क्या हो, त्रिकाल पद्धति क्या थी, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। हमें यहाँ से आगे बढ़ना था, हमने यहाँ तक चीज़ें कर ली थी। अब यहाँ से आगे बढ़ना था कि इतिहास, प्राचीन इतिहास का काल विभाजन। तो प्राचीन इतिहास का काल विभाजन जो किया गया दो भागों में बृहद संदर्भ में हम लोग को बताया, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल।
और एक है आद्य ऐतिहासिक काल, वो इन दो के अतिरिक्त है तीसरा। उस पर क्या होता है कि साहित्यिक साक्ष्य के साथ पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध होता है, लेकिन हम साहित्यिक साक्ष्य का अध्ययन नहीं कर पाते। इस पे एग्जाम्पल पे आपको बताएं, एग्जाम्पल लेकर के, तो ये हो जाएगा आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन। मतलब लिटरेरी एविडेंसेस आपके पास अवेलेबल हैं, बट आप उसे पढ़ नहीं सकते हो। लिपि तो उपलब्ध है, लेकिन वो हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि हमने उसे पढ़ा नहीं। जैसे जो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन है, उसकी लिपि तो मौजूद है, लेकिन उसे हमें अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हम लोग क्योंकि घटना चक्र पढ़ रहे हैं, तो घटना चक्र के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझना होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कह रहा है जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। फिर कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। जब लिखित विवरण मिलते हैं वो ऐतिहासिक काल है। अभी सारी चीज़ें बताई, इसे आप पढ़ लीजिएगा, बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को हमने अभी बताया। तो प्राग ऐतिहासिक काल में मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए थे, देख लीजिए। ताम्र पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन वर्तमान विषय कह सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं। ताम्र सभ्यता, आहार जोरवे आदि 6ठी शताब्दी, जबकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ हुआ है। ये जब वैदिक सभ्यता आई, वैदिक सिविलाइजेशन आया, तो उस समय उस काल को ही ऐतिहासिक काल कहा जाता है, क्योंकि उस समय आपको साहित्यिक साक्ष्य मिलने लगे। ऋग्वेद आया, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इन सब का विकास हुआ तो वैदिक काल में, तो वहाँ से ऐतिहासिक काल माना जाता है। फिर इन्होंने बताया घटना चक्र में कि सर्वप्रथम 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? 1863 में। ठीक है। पाषाणकालीन उपकरणों के अतिरिक्त के पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में बांटा गया है। चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं पाषाण काल, तो पाषाण काल में जो प्रस्तर के उपकरण थे उसको आधार बना करके, क्योंकि उस समय क्या था कि विभिन्न प्रकार के प्रस्तर के उपकरण, विदारणी, खंडक, हैंड एक्स, खुरचनी, तक्षिणी, विभिन्न प्रकार के नाम आते हैं। इसका वर्णन आगे किया गया है। जिस प्लेस से ये मिले हैं ये सभी उपकरण, उसका भी वर्णन आगे है, उसे हमने मैप में भी ड्रॉ किया है, तो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है। तो क्या किया गया कि इसको आधार बना करके जो उपकरणों अधिकता है उपकरणों की, तो उसको आधार बना करके इतिहास का काल इसका विभाजन किया गया पाषाण काल का। क्या विभाजन हुआ? 3 कालों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, ये चीज़ें थी। अब उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को, क्योंकि बहुत सारे उपकरण मिले हैं, इतने सारे उपकरण मिले हैं कि और विभिन्न कालों में मिले हैं। शुरुआत में उसका आकार थोड़ा दूसरे हिसाब का होता था, बाद में और पॉलिशदार उपकरण आने लगे, ब्लेड यानी फलकदार उपकरण आने लगे। तो विभिन्न कालों में, विभिन्न युगों में इसका विभाजन, इसकी मतलब कि कहें तो प्रवृत्ति, प्रोग्रेस होने लगी, प्रगति होने लगी। तो उपकरणों की भिन्नता इतनी ज़्यादा थी कि जो पूरा पाषाण काल था उसका भी जो है विभाजन करना पड़ा। तो उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी 3 कालों में विभाजित किया गया। निम्न पूरा पाषाण काल, यह कह सकते हैं पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। देखिए, पूर्व पूरा पाषाण काल या निम्न पूरा पाषाण काल को क्रोड उपकरण का काल भी कह सकते हैं। इस समय हस्त कुठार, खंडक और विदारणी
पुरापाषाण काल के प्रमुख औजार थे, प्रमुख उपकरण थे। इसे क्रोड उपकरण कहा जाता है, हस्त कुठार यानी हैंड एक्स, खंडक और विदारणी को। फिर आपका आता है मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल में फलक उपकरण यानी ब्लेड्स उपकरण, ब्लेड प्रकार के जो उपकरण हैं वो। फिर आता है आपका उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल में दक्षिणी खुरचनी प्रकार के उपकरण, ठीक है, दक्षिणी और खुरचनी प्रकार के उपकरण आते हैं, ठीक है, ये समझ में आया। निम्न पुरापाषाण काल में क्या है, क्रूड उपकरण है। इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा बढ़िया तरीके से, क्योंकि क्वेश्चंस आगे हैं, क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट क्लास में आएंगे आपके सामने, तो इसको बेहतर तरीके से पढ़े रहेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। बुक्स आपके पास होनी चाहिए, बुक्स आपके पास होनी चाहिए, यदि नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा बेहतर तरीके से। एक एक क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो बताया पुरापाषाण काल में क्रोड उपकरण, हस्त कुठार, खंडक, विदारणी। फिर मध्य पुरापाषाण काल में आपका फलक उपकरण, और उच्च पुरापाषाण काल में दक्षिणी एवं खुरचनी। सर्वप्रथम पंजाब में सोहन घाटी जो पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ से चापर चैपिंग पेगुल प्रकार की संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कौन सा स्थान आया है आपका, सोहन घाटी। तो आपको सोहन घाटी थोड़ा मैप में दिखा दें, आइए चलते हैं मैप की ओर। ओके दोस्तों, तो हम आ गए हैं मैप पे, ठीक है, आइए चलते हैं मैप, आपको बताते हैं सोहन घाटी। देखिए ये प्लेस आपको दिख रहा होगा, ये पाकिस्तान है, भारत से सटा हुआ, नंबर 1 हमने प्लॉट किया हुआ है। तो ये आपका प्लेस है सोहन घाटी, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया कि ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। यह निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल है, यहाँ से चापर चैपिंग पेबुल प्रकार की संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं वापस अपनी स्लाइड की ओर। तो हमने ये समझा सोहन घाटी से चापर चैपिंग पेबुल प्रकार के संस्कृति उपकरण प्राप्त हुए हैं, आपको हमने बताया इसकी प्लॉटिंग कहाँ होगी। अब आगे बढ़ें तो सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरै और अतिरमपक्कम नामक स्थल है, ठीक है, वो आपका यहाँ पड़ेगा। रुक जाइए जस्ट अ मिनट प्लीज़, ये आपका स्थान है, यहाँ पे आपका अतिरमपक्कम पड़ेगा, ठीक है, और यहीं पे मद्रास के आसपास यहीं पे कहीं आपका स्थान आपका बदमदुरै भी है, ठीक है। तो इन स्थानों से क्या हुआ है, हैंड एक्स क्या मिली है, हैंड एक्स मिली है, हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं, यानी हस्त कुठार संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। बिल्कुल भी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रेपर आदि हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण यानी इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। क्या थे, पुरातत्वविद थे और भूगर्भ वैज्ञानिक थे। तो 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के निकट एक स्थान है पल्लवरम, ये भी स्थान जो आपका है वो नियर अबाउट यहीं आसपास है, मद्रास के आसपास, ठीक है, यहीं पे पड़ेगा, ये इस वाले साइड में यहाँ पे, ठीक है। तो पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था, पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। फिर इनके मित्र आए, उनके मित्र आए विलियम किंग, इन्होंने अतिरमपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। विलियम किंग ने अतिरमपक्कम से पूर्व पाषाण काल यानी पुरापाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। फिर 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने क्या किया, सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण, सोहन घाटी में जो अभी हमने बताया पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है,
यहाँ से चॉप और चॉपिंग टेबल प्रकार की संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस स्थल पे क्या हुआ, सोहन घाटी पे 1935 में टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने क्या किया कि सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किया, एक रिसर्च की। फिर बेलन घाटी जो इलाहाबाद में स्थित है, इन सारे स्थलों को अभी हम आपको बताएंगे। बी पेशेंस, इन सारे स्थलों को मैप पे दिखाएंगे और क्या क्या खोजें हुई हैं वहाँ पे फिर से लिटरली हम लोग एक बार फिर से चर्चा करेंगे। तो अभी बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या बताया मैंने आपको कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के GR शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित यहाँ से 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो GR शर्मा साहब थे, इनके निर्देशन में बेलन घाटी में एक अनुसंधान किया गया। यहाँ पे 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं पूर्व पुरापाषाण काल के। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन घाटी में लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है, ठीक है। कौशाम्बी संग्रहालय इलाहाबाद के बगल में कौशाम्बी नामक जिला, वहाँ पे यह सुरक्षित है, ठीक है। नेक्स्ट, फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। फलकों की इतनी अधिकता थी। ब्लेड टाइप्स उपकरण, ब्लेड कैसे होता है आप भी जानते हो, ब्लेड वर्तमान में जो सेविंग ब्लेड होता है उस टाइप के उपकरण हुआ करते थे, कुछ ऐसा करके, कुछ ऐसी इसकी आकृति जो है वो ऐसे कुछ करके हुआ करती थी, ठीक है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से हुआ था। जो आपका जो फलक उपकरण थे, इनका निर्माण कैसे हुआ था, क्वार्टजाइट पत्थरों से हुआ था। पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था, नेचुरल था। पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन क्या था, पूर्णतः प्राकृतिक था, नेचुरल था। इस समय ये लोग शिकारी थे, प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे तथा उनका भोजन मांस एवं कंदमूल हुआ करता था। क्योंकि ये अग्नि के प्रयोग से अपरिचित थे और इस कारण से वे कच्चा मांस का प्रयोग करते थे, कच्चे मांस वो खाया करते थे। और इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था, ठीक है। उत्पादक की स्थिति में भी नहीं पहुंचा था क्योंकि पुरापाषाण काल है, ठीक है। और ये पशुपालन और कृषि का इन्हें ज्ञान नहीं था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 से 1868 ईस्वी में हुई। कब हुई, 1867 से 1868 ईस्वी में हुई। कब, जब आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में क्या प्राप्त किया, शैल चित्र, रॉक पेंटिंग्स खोज निकाले। तब जाकर के 1867 to 68 में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी प्राप्त हुई, ठीक है। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे उपकरण, ठीक है, बहुत छोटे उपकरण हैं। भारत में अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगते हैं। अस्थिपंजर प्राप्त होते हैं, मतलब समझ में आया कि इस समय मानव और जागरूक हो चुका था और मनुष्य मृत शवों को दफनाया जाने लगा था। गुजरात में स्थित लंगनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। लंगनाज आपको बताएंगे, मैप में दिखाएंगे बेहतर तरीके से, बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। जैसे चीज़ों को ख़त्म करेंगे, चीज़ों को, इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, तुरंत आपको ले चलेंगे मैप पे, जो अभी हमने आपको दिखाया था। हालांकि बार बार चीज़ें नहीं, लेकिन अभी ले चल के इकट्ठे आपको सारी प्लेसेस को दिखा देंगे। नियर अबाउट 20 to 21 प्लेसेस होंगे, उन प्लेसेस से अवगत कराएंगे, ठीक है। तो हमने आपको बताया लंगनाज सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। कब्रिस्तान मतलब अब कहीं ना कहीं लोगों को दफनाया जाने लगा था, और मिट्टी के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल मिले हैं, देख लीजिए। लंगनाज से यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
यहाँ पे आप मार्क कीजिएगा इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे स्टार लगा दीजिएगा, ठीक है, 5 स्टार लगाइएगा यहाँ पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछ लेगा आपसे, क्या पूछेगा आपसे? पूछ लेगा कि पूरा पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, लंगनाज से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। लंगनाज गुजरात में स्थित है, 2 हो गया। तीसरा आपको बना देगा गुजरात स्थित लंगनाज में लघु पाषाण उपकरण तथा अतिरिक्त संख्या में पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। और डी कहेगा इनमें से कोई नहीं, सॉरी डी कहेगा आपका 1 2 3 सही। फटाफट से बताएं, राइट। नेक्स्ट चलेंगे जब हम लोग, क्या है कि मध्य पाषाण कालीन महदहा जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ से हड्डी एवं सींग उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं, सींग से, पशुओं की सींग से उपकरण बनाए गए, हड्डियों से उपकरण बनाए गए हैं। एक लेखक हैं जी आर शर्मा ने महादा के तीनों क्षेत्र का उल्लेख किया है। आर्कियोलॉजी कहें तो ये आपका पुरातत्वविद है, ठीक है, पुरातत्वविद हैं ये। तो इन्होंने क्या किया है कि उल्लेख किया है जो झील क्षेत्र है, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था, ठीक है, उस क्षेत्र का इन्होंने वर्णन किया, उल्लेख किया। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श, कौन सी पुस्तक? याद रखिएगा, पूछ लेगा, पुस्तक पूछे जाते हैं जब का स्टेट लेवल सिविल एग्जामिनेशन होता है उसमें, कि फला पुस्तक किस लेखक ने लिखी, पूछ लेगा पुरातत्व विमर्श के लेखक कौन हैं। ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए जय नारायण पांडे, जी आर शर्मा, विपिन चंद्र, सतीश चंद्र, बताइए कौन है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आंसर नहीं बताऊंगा मैं, आंसर आपको बताना होगा भाई, ठीक है, चीज़ें चल रही हैं बढ़िया, बेहतर तरीके से चीज़ों को समझते हुए चलिए। अब विचार विमर्श, इस विचार विमर्श में महदहा, सराय नहरराय और दमदमा तीनों स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख किया है इन्होंने। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी एवं मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं। इनसे शवाधान ज्ञात हुआ है या प्राप्त हुए हैं, ज्ञात हुआ है, प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इन शवाधानों में 5 शवाधान युग्म शवाधान है। कहने का मतलब क्या हुआ? युग्म शवाधान, 2 लोगों को इकट्ठे दफनाया गया हो तो युग्म शवाधान कहलाता है। 200 प्राप्त हुए हों, 200 मतलब 2 मृत शरीर प्राप्त हुआ हो एक साथ, तो युग्म शवाधान कहलाता है। क्या कहलाता है? युग्म शवाधान कहलाता है। युग्म शवाधान क्या है? 2 व्यक्तियों, 2 मृत शरीर प्राप्त हुए हों, 200 प्राप्त हुए हों, ठीक है। और एक शवाधान में 3 मानव कंकाल के दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। याद रखिएगा, कहाँ से प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ? दमदमा में किए गए उत्खनन में 41 मानव शवाधान प्राप्त हुए। इनमें से 5 शवाधान ऐसे हैं जिसमें युग्म शवाधान प्राप्त हुआ है और 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष शवाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं, ठीक है। इस प्रकार 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, ठीक है। सराय नहरराय एक ऐसी समाधि मिली है जिनमें 4 मानव कंकाल, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एक साथ दफनाए गए थे। पूछ लेगा आपसे प्रश्न, माइंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसको दिमाग में रखिए। पूछे कि प्रश्न के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, दमदमा एक पूरा पाषाण कालीन स्थल है। इस स्थल से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। दमदमा से फिर पूछेगा सेकंड, सराय नहरराय एक ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं।
दमदमा से 5 युग्म समाधान प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और चौथा कह देगा कि सराय नाहर राय की जो समाधियां थीं उसके अंदर स्थित कब्रें छिछली एवं अंडाकार हुआ करती थी। और ऑप्शन दे देगा 1 2 सही, 1 2 3 सही, 2 3 सही या 1 2 3 4 सही। क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो क्या कह रहा है, यहाँ की कब्रें और समाधियां आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थीं। कहाँ थी? आवास क्षेत्र के अंदर स्थित हुआ करती थीं, गाँव में हुआ करती थीं। गाँव नहीं कह सकते हैं, बट जहाँ लोग रहें उसे आवास कहते हैं। जहाँ लोग रहें, जहाँ कोई परिवार रहे उसे क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। तो आवास क्षेत्र में जो वो समाधियां हुआ करती थी, कब्रें छिछली और अंडाकार हुआ करती थी, कुछ ये इस आकार की, ठीक है। खैर ये नहीं, अंडाकार हुआ करती थी, ये चीजें हुई। फिर विंध्य क्षेत्र में स्थित लेखहिया के शिलाश्रय से एक से अधिक मध्य पाषाणिक लघु उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। विंध्य क्षेत्र के लेखहिया से के शिलाश्रय से कितने मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? या ऐसे क्वेश्चन बना सकता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसमें एक कथन आपको दे देगा कि विंध्य क्षेत्र के लेखहिया से 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में है तथा अधिकांश जो है वो छत विक्षत अवस्था में है, यानी कि डिस्ट्रॉय हो गए हैं, वो टूट गए हैं। अमेरिका के ऑरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकोस के अनुसार लेखहिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं, ठीक है। पशुपालन का आरंभ हुआ मध्य पाषाण काल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 लगा लीजिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है। मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का पर विचार कीजिए। नंबर 1, इस काल में पशुपालन प्रारंभ हुआ। मध्य पाषाण कालीन स्थल दमदमा से 5 युग्म समाधान प्राप्त हुए हैं। सराय नाहररा एक ऐसा स्थल है जहां से 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। और कह देगा 1 2 सही, 2 3 सही, 1 2 3 सही, इनमें से कोई नहीं। आंसर आप देंगे, हम नहीं, ठीक है। आंसर आप देंगे, आंसर देना मेरा काम नहीं। पशुपालन के साक्ष्य में आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागोर भीलवाड़ा यानी राजस्थान से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका भी बना सकता है। क्या बनाएगा कि मध्य पाषाण कालीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बनाएगा पशुपालन के साक्ष्य, या बोल देगा मध्य पाषाण कालीन, आपको हिंट नहीं देगा और बोलेगा निम्नलिखित कथनों में सत्य कथनों का चयन करें, कथन या कथनों का चयन करें। और नंबर 1 में डाल देगा आपका मध्य प्रदेश का आदमगढ़। मध्य प्रदेश भी ना दे करके दे देगा केवल आदमगढ़ से पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दूसरा, बागोर से पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तीसरा, नागौर से पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और कह देगा 1 2 सही, 1 3 सही, 2 3 सही, 1 2 3 सही। आंसर आप बताएंगे, आंसर आप बताएंगे। ये है MMCQ, माइंड मेकिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो माइंड में क्वेश्चन बनाते हुए चलना है और पढ़ते हुए चलना है, बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। अभी उत्पादक की अवस्था में ये लोग नहीं आए थे। मध्य प्रदेश का एक जिला है रायसेन जिला, यहाँ पे स्थित भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। पूछ लेगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ
उदाहरण है, या यूँ कहें कि शैल चित्रकला भीमबेटका, प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला भीमबेटका से प्राप्त हुई हैं। दूसरा कह देगा भारत में से 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। और तीसरा कह देगा सराय नाहर राय से कितने 5 लोगों के दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और कह देगा 1 2 सही, 1 2 3 सही, 2 3 सही, इनमें से कोई नहीं। आंसर आप दीजिए। अब इसमें कहा है भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 243 को क्रमांक दिया गया है। इसमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। अगला, सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादक, सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में आरंभ हुआ। देखिए, कृषि का आरंभ नवपाषाण काल में हुआ है। मध्यपाषाण काल तक कहानी हमें समझी, पूरा पाषाण काल में कुछ स्थल को देखें। अभी सारी चीज़ें रिवाइज करेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अभी पूरा पाषाण काल से संबंधित स्थल लूँगा, उसे समझेंगे। हालांकि अगली वीडियो जब आएगी तो उसमें हम लोग मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के भी लेंगे हम लोग का जो प्लेसेस हैं, ठीक है। तो अभी पहले इसको समझते हैं क्या कह रहा है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई थी। नवीनतम बीजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है, ठीक है। तो कृषि का साक्ष्य वाला देश, ये सब इम्पॉर्टेंट है भैया, इसको बहुत ज़रूरी है, इसे सब समझिए, ये बहुत ज़रूरी है। पूछ लेगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। दूसरा, नवपाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। तीसरा, नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ। चौथा, नवपाषाण काल में मानव खाद्य संग्राहक के शरीर से खाद्य उत्पादक की स्थिति में तब्दील हुआ। ऑप्शन देगा 1 2 सही, 1 2 3 सही, 1 2 3 4 सही, 2 3 सही। आंसर आप बताइए। तो लहुरा देव से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा, चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पूछ लेगा आपसे। और ऑप्शन देगा लहुरा देव, सराय नाहर राय, दमदमा, चौपानी मांडो। बताइए, आंसर आप दीजिए। नेक्स्ट, इस प्रकार से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आपको माइंड में मेक करते रहना है, बनाते रहना है। पढ़ते समय चीज़ें याद होंगी, भूलेंगे नहीं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है? मेहरगढ़ है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एकदम दिमाग में इसको बैठा लेना है आपको, ठीक है। साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इलाहाबाद, जबकि यहाँ से आपको होता है गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोलडीवा है। ऐसे क्वेश्चन बनाता है आपसे, प्राचीनतम लगा देगा और ऑप्शन दे देगा लहुरा देव, ठीक है, क्योंकि कृषि का साक्ष्य तो वहीं से प्राप्त हुआ है। और दे देगा आपका कोलडीवा, चौपानी मांडो, सराय नाहर राय, दमदमा, ऐसे करके ऑप्शन आपको देगा। और यहाँ पे हमने आपको बताया कि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोलडीवा है, जो इलाहाबाद के बेलन घाटी पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व में चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अब चीन के यांगत्सी नदी, एक यांगजी नदी है, यांगजी, इस नदी घाटी में 7000 ईसा पूर्व में चावल उगाया गया। तो 7000 ईसा पूर्व में उगाया गया था, तो ये तो इससे भी पुराना हो गया,
बट भारत में यही है। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया। ठीक है, मैक्सिको में पाया गया। पूछ लेगा मक्का का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पे प्राप्त हुआ है, तो मैक्सिको में कब प्राप्त हुआ है? 6000 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ है। ठीक है, बाजरा का साक्ष्य 5500 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ, सॉरी 550 ईसा पूर्व, सॉरी माफ चाहेंगे, 550 ईसा पूर्व में बाजरा का साक्ष्य प्राप्त हुआ चीन में। सोरघम भी एक आपका अनाज हुआ करता था। सोरघम ये पूर्वी अफ्रीका में 5000 ईसा पूर्व में। राई 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया में। जई 2300 ईसा पूर्व में यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया था। ठीक है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन आप लोग बेहतर तरीके से करें और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आप बनाते रहें, चीज़ें याद हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। अब आहार संस्कृति का प्राचीन नाम ताम्रवती अर्थात तांबा वाली जगह है। गिलुंद, बालाथल, ओजियाना में घरों को चार दीवारी से घेरा गया है। आहार के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हैं। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। आहार संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व अन्य ताम्रपाषाण संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्रों में लाल एवं काले लेप के मृदभांड बने हैं, वहीं यहाँ पर इस लेप से ऊपर सफ़ेद चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही है। प्रश्न आपसे बना देगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहार संस्कृति में कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा में थे या कृष्ण लोहित मृदभांड का निर्माण हुआ करता था। दूसरा, गैरिक मृदभांड का निर्माण हुआ करता था। एक दो सही, केवल एक सही, केवल दो सही, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या सही होगा, आप बताएंगे आंसर। नेक्स्ट, धातुओं में सबसे पहले तांबा का उपयोग हुआ। सबसे पहले किसका उपयोग हुआ था? याद रखिएगा, तांबा का उपयोग हुआ। इस चरण में पत्थर के तांबे के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक यानी कैथोलिक कल्चर, ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक संस्कृति का अर्थ क्या है? पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था ही ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहलाती है। भारत में ताम्रपाषाणिक बस्तियां जो हैं वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाई गई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अनेक पूर्व स्थलों की खुदाई हुई है। ये स्थल कौन कौन से? आहाड़ है, बालाथल है, बागोर, ओजियाना, गिलुंद। ये स्थल बनास घाटी में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? बनास घाटी में स्थित हैं। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, तो जहाँ तक हमें लगता है प्यारे मित्रों, क्लास को यहीं पे समाप्त करना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे इससे आगे की स्टोरी। बहुत मज़ा आएगा, बेहतर तरीके से चीज़ों को समझेंगे। तो एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।